हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो टैक्स ऑडिट का सीजन चल रहा है और टैक्स ऑडिट पे चर्चा ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो आज जो अपने चर्चा करने वाले हैं वो टैक्स ऑडिट की लिमिट के ऊपर। तो ऐसी क्या रिक्वायरमेंट होगी कि टैक्स ऑडिट की लिमिट के ऊपर अपने आज चर्चा कर रहे हैं। एक्चुअली मैं अक्सर देखता हूँ कि टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी को लेके काफ़ी लोग कन्फ्यूज रहते हैं। उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ। तो इसमें जो अपने टॉपिक कवर करने वाले हैं, इसमें सिर्फ टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी को कवर नहीं करने वाले हैं, इसमें और भी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो क्या क्या कवर करने वाले हैं एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूँ। पहली जो अपने कवर करेंगे टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी, टैक्स ऑडिट की लिमिट की। टैक्स ऑडिट बिजनेस के लिए कैसे करवाना है, प्रोफेशन के लिए कैसे करवाना है, उसकी क्या लिमिट है, उस पर चर्चा करेंगे। स्पेशल केसेस में टैक्स ऑडिट कब करवानी है, ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 3C या 3CB क्या होती है उस पर चर्चा करेंगे अपने। क्या इसकी ड्यू डेट होती है, टैक्स ऑडिट फाइल करने की ड्यू डेट क्या है, और पेनल्टी क्या है इसकी। अगर टैक्स ऑडिट ड्यू डेट पे नहीं फाइल हुआ तो इस पर क्या पेनल्टी इन कंसिक्वेंस है। और लास्ट में अपने ये भी चर्चा करेंगे कि टैक्स ऑडिट को क्या रिवाइज किया जा सकता है। तो टैक्स ऑडिट को रिवाइज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए फटाफट वन बाय वन अपने चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपने बात करेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट फॉर बिजनेस। तो बिजनेस में टैक्स ऑडिट कब करानी है, तो बिजनेस में टैक्स ऑडिट आपको तब कराना है जब आपकी जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है, तभी करानी है। दूसरा जो केसेस है कि 1 करोड़ का जो लिमिट है उसके जगह पे आपको जो लिमिट मिलेगी वो 10 करोड़ का है। लेकिन 10 करोड़ की लिमिट कब मिलेगी, जब आपकी जो रिसीट और पेमेंट है वो 5% से ज़्यादा ना हो, किसका, टोटल पेमेंट और टोटल रिसीट का। अगर आपकी कैश रिसीट और कैश पेमेंट इज नॉट मोर देन 5% ऑफ टोटल रिसीट और टोटल पेमेंट, तो आपकी जो लिमिट मिलेगी वो 10 करोड़। तो ये जो 10 करोड़ है टोटल पेमेंट और टोटल रिसीट, मतलब 5% ऑफ टोटल पेमेंट और टोटल रिसीट जो अपने देखेंगे वो टोटल रिसीट में क्या आएगा, टोटल पेमेंट में। तो टोटल रिसीट में सारे टोटल रिसीट आ जाएंगे, टोटल पेमेंट में सारे टोटल पेमेंट आ जाएंगे, इंक्लूडिंग परचेज इंक्लूडिंग सेल। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम अपने फटाफट समझ लेते हैं कि सपोज आपकी जो रिसीट फ्रॉम सेल थी कैश में आपका 8,50,000 रुपये समथिंग आया है और बैंक के थ्रू 7,55,00,000 समथिंग आया है। कैपिटल रिसीट लोन एंड अदर जो आपका कैश में आया है वो 4.5 लाख रुपया है और बैंक के थ्रू जो आया 1,80,00,000 रुपये समथिंग आया है। तो ऐसे अपने देखते कि टोटल जो रिसीट आया कैश एंड बैंक के थ्रू वो आया है 9,59,05,860। तो उसका अगर अपने 5% निकालें तो 47,95,000 अपना लिमिट आता है। लेकिन अपने जो एक्चुअल कैश रिसीट किए हैं वो सिर्फ 23 लाख रुपया ही रिसीट किए हैं। तो टोटल रिसीट का हम 5% कैश रिसीव कर सकते थे जो कि 47,95,000 2,02,393। लेकिन आपने एक्चुअल रिसीट कितना किया, 23,360। तो परमिसेबल लिमिट से कम अपने रिसीव किए हैं, तो यहाँ पे लिमिट अपने को 10 करोड़ मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद आपको पेमेंट वाली भी कंडीशन 5% के अंदर ही रखना है। तो पेमेंट वाली कंडीशन देख लेते हैं कि अपना जो परचेज के लिए जो पेमेंट हुआ है 20 लाख समथिंग अपना कैश में हुआ है, 7,90,00,000 रुपया अपना बैंक के थ्रू हुआ। कैपिटल लोन एंड अदर्स के लिए अपना 5,50,000 हुआ है कैश में और 1,20,00,000 समथिंग हुआ है बैंक के थ्रू। तो टोटल जो अपने पेमेंट किया कैश और बैंक मिला के वो 9,37,36,200 का पेमेंट हुआ है। तो इसका अगर 5% देखें तो 46,86,810 अपना लिमिट बनता है। मतलब इतना तक अपने कैश का पेमेंट कर सकते थे, बट अपने कैश पेमेंट किए सिर्फ 25 लाख रुपया, मतलब लिमिट के अंदर ही पेमेंट कर दिए। तो अपने कैश रिसीट वाला भी 5% के अंदर है और कैश पेमेंट भी अपना 5% के अंदर है। तो इस केसेस में जो अपने को लिमिट मिलेगी वो 10 करोड़ मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि सिंस द कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट आर लोअर देन द 5% ऑफ टोटल रिसीट एंड पेमेंट, हेंस टैक्स ऑडिट लिमिट वुड बी 10 करोड़। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि 1 करोड़ का लिमिट कब लेना है और 10 करोड़ का लिमिट कब मिलेगा। आगे चलते हैं। ये तो होगा टैक्स ऑडिट का। आप टैक्स ऑडिट में आप प्रेजेंटिव स्कीम भी ऑप्ट कर सकते हो अगर आपको टैक्स ऑडिट नहीं कराना है तो उसका क्या क्राइटेरिया है प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट करने का।
तो प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम जो गवर्न करता है बिजनेस के लिए वो सेक्शन 44AD 44AD बोलता है कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपये तक है तो प्रेजेंटिव स्कीम को ऑप्ट कर सकते हो। अगर आपने प्रेजेंटिव स्कीम को ऑप्ट किया तो आपको 8% ऑफ टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट और 6% ऑफ टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट आपको प्रॉफिट दिखा के टैक्स देना है। तो अगर आप प्रेजेंटिव में जा रहे हैं तो आपको जो प्रॉफिट दिखाना है वो 8% ऑफ टोटल टर्नओवर और 6% ऑफ टोटल टर्न 8% आपको कैश रिसीट के केसेस में दिखाना है और 6% आपका जो रिसीट है बैंकिंग चैनल के थ्रू, तो आपका प्रॉफिट 6 करोड़ रुपया। ये डिमिंग सेक्शन है जो 44AD बोलता है कि इतना तो आपको मिनिमम प्रॉफिट दिखाना ही पड़ेगा। अगर इससे कम दिखाएं तो क्या टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा? तो इस पर अपने नीचे चर्चा करेंगे कि इसके अगर आप नीचे दिखाओगे तो टैक्स ऑडिट आपको कब कराना है और कब नहीं कराना है। ये जो प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम था बिजनेस के लिए, इसकी जो लिमिट है 2 करोड़ से बढ़ा के 3 करोड़ रुपया कर दिया गया है और ये इफेक्टिव है 1/4/2024 से इफेक्टिव है। इसकी जो लिमिट है बजट 24 में 3 करोड़ रुपया कर दिया गया। तो ये याद रहे, इसकी जो लिमिट है 2 करोड़ से 3, मतलब 3 करोड़ तक भी आपका अगर टर्नओवर है और प्रेजेंटिव में आप चले जाते हो, सेक्शन 44AD को ऑप्ट कर लेते हो, तो आपको ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा 3 करोड़ तक। पहले 2 करोड़ था, अभी 3 करोड़ तक कर दिया गया है। इसको समराइज कर देते हैं। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ है तो टैक्स ऑडिट नहीं कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि 8% के नीचे प्रॉफिट दिखा रहे हैं, 6% के नीचे प्रॉफिट दिखाना है तो ऑडिट कराना है कि नहीं, उस पर अपने आ रहे हैं। 1 करोड़ से 10 करोड़ है, 1 करोड़ से 10 करोड़ है तो अगर आप 5% वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर देते हो तो टैक्स ऑडिट नहीं कराना। अदरवाइज 1 करोड़ एक्सीड होते ही आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। एक्सीडिंग 10 करोड़ है तब तो ऑडिट कराना है, कैश में भी और बैंकिंग चैनल के थ्रू भी हो, तो दोनों केस में ऑडिट कराना है। दोस्तों जो बात करेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ द टैक्स ऑडिट फॉर द प्रोफेशन। प्रोफेशन को टैक्स ऑडिट तब कराना है जब टर्नओवर उसका 50 लाख एक्सीड कर जाए, तब आपको उसको टैक्स ऑडिट कराना ही पड़ेगा। प्रोफेशनल प्रेजेंटिव स्कीम ऑप्ट कर सकता है कि, तो जी हाँ, उसे प्रोफेशनल भी टैक्स ऑडिट प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है। सेक्शन 44ADA गवर्न करता है। एक्चुअली जो सेक्शन 44ADA है फाइनेंस एक्ट 2016 के थ्रू लाया गया था और उस समय ही काफ़ी सारे टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी में उसी टाइम चेंज किया गया था। वो बिजनेस वगैरह जो 8% 6% देखते हैं उसी टाइम चेंज किया गया था। तो ये जो सेक्शन इफेक्टिव किया गया था वो 1/4/2017 से इफेक्टिव कर दिया गया था। मतलब प्रोफेशनल वाले के लिए भी प्रेजेंटिव स्कीम ला दिया गया। तो प्रेजेंटिव स्कीम कब ऑप्ट कर सकते हैं? सेक्शन 44ADA तब आप ऑप्ट कर सकते हैं जब आपकी टर्न जो ग्रॉस रिसीट है वो 50 लाख रुपया तक है, तो आप 44ADA ऑप्ट कर सकते हैं। और इसमें जो आपको प्रॉफिट दिखाना होता है 50% ऑफ टोटल ग्रॉस रिसीट, मतलब आपकी अगर ग्रॉस 50 लाख है तो आपको प्रॉफिट जो दिखाना है वो 25 लाख रुपया दिखाना है। और आपको कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह एज सच मेंटेन तो करना पड़ता है, लेकिन एज सच वो अलाउंस डिसअलाउंस का बात नहीं होता है, क्योंकि सेक्शन आप 44 ये पढ़ोगे डिटेल में तब आपको समझ में आएगा कि कब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है कब नहीं करना है। इसके ऊपर अपने फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जो अब एक चीज़ यहाँ पे समझना जरूरी हो जाएगा कि 44ADA को कौन ऑप्ट कर सकता है, कौन वो प्रोफेशनल है, कौन सा प्रोफेशन है जो ऑप्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने समझने के लिए सीधा अपने डेफिनेशन पे ही आ जाते हैं और डेफिनेशन पे समझते हैं कि कौन ऑप्ट कर सकता है। तो यहाँ पे जो बोला गया है, ये बोला गया है कि एन इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म और अदर देन LLP। एक्चुअली जो भी प्रेजेंटिव स्कीम है या चाहे प्रोफेशन का या बिजनेस के लिए, वो एलिजिबल एसएससी इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म और LLP ही है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक वर्डिंग बोला गया है, यहाँ से पढ़िए आप कि LLP is engaged, other than LLP is engaged in the profession referred to in subsection 1 of section 44EE। मतलब ऐसे प्रोफेशन जो सेक्शन 44EE1 में रेफर्ड है वो इस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि 44EE में कौन सा ऑप्ट रेफर्ड है। ये सेक्शन 44EE है। यहाँ पे बोला गया है कि एवरी पर्सन कैरिंग ऑन लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल प्रोफेशन और प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी और टेक्निकल कंसल्टेंसी और इंटीरियर डेकोरेशन और एनी अदर प्रोफेशन एज नोटिफाइड बाय द बोर्ड। इसका मतलब ये है कि कोई भी पर्सन अगर ये प्रोफेशन को कैरी कर रहा है तो ऑप्ट कर सकता है। यहाँ पे प्रोफेशनल नहीं डिफाइन किया, ये बोला प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, ऐसा नहीं बोल रहा है कि प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट को डिफाइन नहीं कर रहा है, ये प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी बोल रहा है। मतलब अकाउंटेंसी का कोई भी काम कर रहा है तो वो ये सेक्शन को ऑप्ट कर सकता है 44ADA को।
अगर इंटीरियर डेकोरेशन को समझो, अभी आज के ज़माने में इंटीरियर डेकोरेशन कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके पास इंटीरियर डेकोरेशन की डिग्री नहीं है, लेकिन वो उस प्रोफेशन को प्रोवाइड कर रहा है, उस प्रोफेशन के सर्विस को दे रहा है, तो उसके लिए भी ये सेक्शन अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल डिफाइन नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये जो सेक्शन डिफाइन कर रही है ये प्रोफेशन डिफाइन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है कि 44 एडीए वही ले सकता है वैसे प्रोफेशन जो रेफर्ड है सेक्शन 44 AA का सब सेक्शन 1 में, और सब सेक्शन 1 ये जो बोलता है यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है प्रोफेशन, प्रोफेशनल नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ कन्फ्यूजन आता है मार्केट में जनरली कि ये CA, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये कंपनी सेक्रेटरी, अभी जो अदर नोटिफाइड में कंपनी सेक्रेटरी को स्पेशली नोटिफाई कर दिया है कि कंपनी सेक्रेटरी ले सकती है, ठीक है। तो प्रोफेशन को नोटिफाई किया, प्रोफेशनल को नहीं, ये ध्यान रहे। तो आप अगर इस प्रोफेशन में अगर इंगेज हो तो आप ले सकते हो, आपको प्रोफेशनल, ये स्पेसिफिक प्रोफेशनल होना ही जरूरी नहीं है, ऐसा एक्ट बोलता है। समराइज कर देते हैं कि अगर आपका 50 लाख से ऊपर जाता है ग्रॉस रिसीट तो आपको ऑडिट कराना पड़ता है। अगर आप प्रेजेंटिव में जाना चाहते हो तो आपको 50 लाख तक अगर आपका ग्रॉस रिसीट है तो आप प्रेजेंटिव स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। प्रेजेंटिव स्कीम अगर ऑप्ट करोगे तो आपको प्रॉफिट 50% दिखाना पड़ेगा। ये जो लिमिट है 50 लाख रुपया का, इसको अभी बजट 24 में इसको बढ़ा के 75 लाख रुपया कर दिया था कि प्रेजेंटिव स्कीम में प्रोफेशनल के लिए 75 लाख बढ़ा के कर दिया है। ये बजट 24 में अमेंडमेंट लाया गया, तो ये आपको ध्यान रखें। नेक्स्ट जो अपने चर्चा करने वाले हैं स्पेशल केसेस ऑडिट। स्पेशल केसेस ऑडिट क्या होता है? स्पेशल सेक्शन है जिसको बोलते हैं डीमिंग सेक्शन, जैसे वहाँ पे कुछ प्रॉफिट डिफाइन सर्टेन परसेंटेज 5%, 10% ऐसे डिफाइन किए हुए हैं। तो ये जो सेक्शन है 44 AE, 44 BB, 44 ट्रिपल BB। 44 ट्रिपल BB है ये NR के लिए है, 44 डबल BB ये भी NR के लिए है। ये टर्न की प्रोजेक्ट वगैरह जो अप्रूव है सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह होता है उस पर एप्लीकेबल होता है। वहाँ पे एक जो स्पेसिफिक 10% प्रॉफिट वगैरह बोला गया उस प्रॉफिट से अगर आप नीचे दिखाओगे तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। 44 डबल ये बोलता है कि अगर आप ऐसे बिजनेस में इंगेज हो जो प्लेइंग, हायरिंग एंड लीजिंग की बिजनेस हो तो उस केसेस में आपके पास जो ट्रक्स वगैरह होता है उसका वो 7,500 करके वैसे कुछ दिखाना पड़ता है, तो वो स्पेशल केसेस ऑडिट में कवर हो जाएगी। अगर उससे आप कम दिखाओगे तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ जाएगा। नेक्स्ट जो स्पेशल केसेस है वो है प्रोफेशनल प्रॉफिट डीम्ड अंडर सेक्शन 44 ADA। 44 ADA में जो प्रॉफिट डीम्ड है उसके नीचे अगर आप प्रॉफिट दिखाओगे तो आपको ऑडिट कराना पड़ जाएगा। तो ये ऑडिट आपको कराना पड़ जाएगा। तो आपकी जो ग्रॉस रिसीट है वो सपोज 40 लाख रुपया है या 30 लाख रुपया या सपोज 20 लाख रुपया है। अगर आपकी ग्रॉस रिसीट 20 लाख है और आपने जो प्रॉफिट दिखा रहा हो 50% के नीचे दिखा रहा हो, सपोज 5 लाख दिखा रहा है, तो आप 50% के नीचे दिखा रहे हो तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ जाएगा प्रोफेशन के केस में। ऐसा बिजनेस के केस में नहीं है। बिजनेस के केस में अगर आप 6% और 8% के नीचे प्रॉफिट दिखा रहे हो तो आपको टैक्स ऑडिट नहीं कराना है अनटिल एंड अनलेस आपकी जो टर्नओवर लिमिट है वो हिट कर जाती है 1 करोड़ और 10 करोड़। अगर आपको 1 करोड़ क्रॉस किया या 10 करोड़ क्रॉस किया तो ऐसे ही कराना है। अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ और 10 करोड़ क्रॉस नहीं किया है तो आपको टैक्स ऑडिट नहीं कराना। 1 करोड़ के नीचे है और आप प्रॉफिट 6% या 8% दिखाना चाहते हो तो आपको टैक्स ऑडिट नहीं कराना है। ये जो अमेंडमेंट बेसिकली ये यहाँ पे लोग इसलिए कन्फ्यूज होते हैं क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2016 में अमेंडमेंट लाया गया था और फाइनेंस एक्ट 2016 में जो क्लॉज D था उसको अमेंड कर दिया गया था। इसको अपने एक बार मैं आपको एक्ट में दिखा देता हूँ कि अमेंडमेंट कब लाया गया था और कहाँ पे लिखा हुआ ये चीज़। तो सीधा अपने एक्ट में चलते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं। तो सीधा आ जाता है सेक्शन 44 AB। ये देखो 44 AB ये फाइनेंस एक्ट 2016 वाला पे है, जहाँ पे ये क्लॉज D था ना कैरिंग वन बिजनेस, इसको देखो सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट किया द वर्ड बिजनेस शेल रिप्लेस विथ प्रोफेशन। 1/4/17 से इसको रिप्लेस कर दिया था। जो बिजनेस का डीमिंग प्रॉफिट वाला बात करता था कि 44 ADA में जो प्रॉफिट 44 AD में जो डीम्ड प्रॉफिट है उससे अगर नीचे दिखाते हैं और इनकम जो है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से एक्सीड कर जाता है तो ऑडिट करवाना पड़ता था। ऐसा हुआ करता था फाइनेंस एक्ट 2016 के पहले, क्योंकि 44 AB में ऐसा लिखा हुआ था। लेकिन जब फाइनेंस एक्ट 16 आया तो वहाँ पे इस सेक्शन में अमेंडमेंट किया गया 44 AB में, और वहाँ पे अमेंडमेंट करके ये बोल दिया गया कि ये जो बिजनेस है ये बिजनेस को रिप्लेस कर दिया गया वर्ड प्रोफेशन। मतलब ये सिर्फ प्रोफेशन के लिए अप्लीकेबल है। अगर आप प्रोफेशन में 50% के नीचे अगर प्रॉफिट दिखा रहे हो तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, अदरवाइज आपको ऑडिट बिजनेस के केस में नहीं कराना पड़ेगा। तो अभी जो सेक्शन है ये तो फाइनेंस एक्ट 16 के पहले वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं नहीं किया, यहीं पे देखोगे पहले 4 क्लॉज हुआ करता था, ठीक है ना। मैं पहले अगर 2015 का आपको दिखाऊं तो 2015 में जो अपने पास ये था, देखो पहले
ए बी 44 ए बी में सिर्फ 4 क्लॉज था, ए था, बी था, सी था, डी था। ए में बिजनेस 1 करोड़ वाला बात करता था, दूसरा में प्रोफेशन, उसमें 25 लाख रुपए लिमिट हुआ करती थी, तीसरा में बात करता था वो स्पेशल सेक्शन 44 बी में, और चौथा जो बात करता था उसमें तो प्रोफेशन वही नहीं करता था 2015 में, उसमें खाली बिजनेस को प्रेजेंटिव था। तो उसमें बोला करता था कि 44 ए डी में अगर आपकी जो प्रॉफिट है वो 8% से कम दिखा रहे हो उस तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता था। तो ऐसा 2015 के पहले हुआ था, और तो फाइनेंस एक्ट 2016 में इस चीज़ को अमेंड कर दिया गया। और अभी जो प्रोविज़न है वो प्रोविज़न ये है। प्रोविज़न अभी क्या है, अभी ये फाइनल प्रोविज़न है, इसी को आपको याद रखना है। पहला बोला कि 1 करोड़ रुपया अगर आपको एक्सीड करता है या 10 करोड़ एक्सीड करता है तो ऑडिट आपको कराना पड़ जाएगा। दूसरा है कि अगर आप प्रोफेशन में हो और आपकी ग्रॉस रेट 50 लाख रुपया क्रॉस कर जाता है तो आपको ऑडिट कराना पड़ जाएगा। तीसरा बात करता है 44 AE, 44 BB और 44 ट्रिपल बी NR वाला, और वो लीजिंग बिजनेस वाला बात करता है कि अगर आप इसमें हो तो आपको ऑडिट कराना पड़ जाएगा। चौथा जो बात करता है, एक सेकंड यहाँ पे हट गया, इसको फिर से ले आते हैं 44 AB लेटेस्ट वाला। तो चौथा जो बात करता है कैरिंग ऑन द बिजनेस में हो नहीं, चौथा जो बात कर रहा है वो प्रोफेशन की बात कर रहा है। प्रोफेशन में अगर 44 ADA वाला क्लॉज अगर हिट कर रहे हो कि आप प्रेजेंटिव में 50% के नीचे दिखा रहे हो प्रॉफिट, तो उस प्रोफेशन के केस में आपको ऑडिट कराना पड़ जाएगा। और क्लॉज ई जो है वो क्लॉज ई बात करता है कि अगर 44 AD का सब क्लॉज 4 हिट किया तभी आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। अब 44 AD का सब क्लॉज 4 क्या है कि आप 44 AD का सब क्लॉज 4 ये बोलता है कि आपने एक बार प्रेजेंटिव स्कीम को ऑप्ट कर लिया। अगर आपने एक बार प्रेजेंटिव स्कीम को ऑप्ट कर लिया तो अगले 5 सालों तक आपको उसी स्कीम में रहना है। अगर आप अगले 5 सालों तक उसी स्कीम में नहीं रहे तो अगला 5 सालों तक आप उस बेनिफिट को नहीं ले पाओगे, और जिस साल आप इस स्कीम से बाहर निकलोगे उस साल आपको ऑडिट कराना पड़ जाएगा। ऐसा क्लॉज नंबर 5 बोलता है यहाँ पे, और आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो बिजनेस के केस में कब ऑडिट कराना है 8% के नीचे, वो तभी ऑडिट कराना है जब आप क्लॉज नंबर 4 ऑफ सेक्शन 44 ADA में फॉल करोगे, तभी ऑडिट कराना है, यही बोला यहाँ पे एक्ट में। आप कभी 44 ADA आप कभी प्रेजेंटिव स्कीम में गए ही नहीं, और उस केसेस में अगर आप 8% और 6% दिखाते हो तो आपको ऑडिट नहीं कराना है। 8% और 6% के केसेस में तब ऑडिट कराना है जब आप 44 ADA को ऑप्ट किए थे और आपने 5 सालों तक कंटिन्यू किया, बीच में आपने उसे एग्जिट कर दिया, तो जिस साल एग्जिट करोगे उस साल ऑडिट कराना। तो आपको जो ऑडिट कराना है यही 5 क्लॉज में ऑडिट कराना है। तो लिमिट के ऊपर अपने यहीं पे टॉपिक खत्म होता है। लिमिट के ऊपर आगे अपने चर्चा करते हैं ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर। तो ऑडिट रिपोर्ट की क्या फॉर्म है, तो बेसिकली फॉर्म 3C और 3CB होती है। 3CB उसके लिए केस होता है जब आपका किसी और एक्ट में ऑडिट हो रहा है। फॉर्म 3CA इज फर्निश व्हेन द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस और प्रोफेशन इज ऑलरेडी मैंडेटेड टू गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड अंडर एडी लॉ में। अगर अदर लॉ में आपके ऑडिट हो रहा है तो आपको फॉर्म 3CA देना है, अगर आपके अदर लॉ में ऑडिट नहीं हो रहा तो फॉर्म 3CB देना है। एक फॉर्म 3CE होता है जो NR के लिए एप्लीकेबल होता है रॉयल्टी वगैरह के केस में। नेक्स्ट जो अपने डिस्कस करेंगे वो इसकी ड्यू डेट की, टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट क्या होती है। टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट होती है जनवरी 30 सितंबर, लेकिन अगर आपके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट एप्लीकेबल है तो आपकी जो ड्यू डेट है वो 1 महीना एक्सटेंड कर दी जाएगी, और आपकी ड्यू डेट जो हो जाएगी वो 31 अक्टूबर हो जाएगी। अगर आपने टैक्स ऑडिट नहीं टाइमली फाइल किया तो क्या पेनल्टी है, तो पेनल्टी है 0.5% ऑफ द टोटल सेल और 1.5 लाख रुपया विच एवर इज लोअर। तो 0.5% ऑफ टोटल सेल और 1.5 लाख रुपये में जो भी लोअर होगा, अगर आप टाइमली फाइल नहीं करोगे तो ये पेनल्टी डिपार्टमेंट आपके ऊपर लगा सकता है। नेक्स्ट जो अपने चर्चा करने वाले हैं कि टैक्स ऑडिट को अगर एक बार फाइल कर दिया और उसमें कुछ गलती या एरर हो गया तो उस केसेस में क्या उसका रिवीजन किया जा सकता है। तो एक्ट एज सच इस पर साइलेंट है, और एक्ट में स्पेसिफिक ऐसा कुछ बोल नहीं रहा, तो और मना भी नहीं है। तो जो ICAI का जो गाइडेंस है वो बोलता है कि 2-3 सिचुएशन ऐसे हैं जहाँ पे टैक्स ऑडिट को रिवीजन किया जा सकता है। पहला ये ऐसा सिचुएशन है कि रिवीजन ऑफ अकाउंट हो गया, रिवीजन ऑफ अकाउंट ऐसा कोई लॉ में चेंजेस कर दिया जिसके कारण अकाउंट्स में रिवीजन करना पड़ा, तो उस केसेस में टैक्स ऑडिट भी रिवाइज करना पड़ेगा। दूसरा बोलता है कोई ऐसा CBDT का सर्कुलर इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसा उसमें कोई चेंजेस आ गया जिसके कारण बुक्स में एक अच्छा खासा इम्पैक्ट आ गया और बुक्स को चेंज करना पड़ा, तो उस केसेस में भी आपको टैक्स ऑडिट चेंज कराना पड़ेगा।
तीसरा जो अभी बहुत बार कि आपने सिंस टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं तो बहुत बार एरर हो जाती है, सिस्टम एरर, सॉफ्टवेयर एरर के कारण कोई अगर अपलोडिंग एरर, कुछ भी एरर हो जाता है, वैसा कोई मटेरियल एरर हो जा रहा है जिसके कारण बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उस केसेस में भी अपने टैक्स ऑडिट को रिवाइज कर सकते हैं। तो होप मैंने यहाँ पे टैक्स ऑडिट के सारे एक्सपेक्ट को कवर किया है, और वीडियो को अपने यहीं पे एंड करते हैं, और जाते जाते चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डे टू डे अपडेट आपको मिलता रहेगा।